नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जेनेटिक्स को देखेंगे। जेनेटिक्स को नहीं देखेंगे, जेनेटिक्स में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले उसको देखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग के पास अगर इसका ब्रीफ फिगर होगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो उस पर जो पढ़ेंगे वो हम लोग को बढ़िया समझ में आएगा। तो अगर देखते हैं तो जेनेटिक्स सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जेनेटिक्स होता क्या है। इसको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी बोलते हैं। उसके बाद इसका डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। उसके बाद आता है इसका हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसका हिस्ट्री क्यों देखते हैं। इसलिए कि जो हिस्टोरिकल एडवांसमेंट होता है वही हम लोग अभी जो करंट अंडरस्टैंडिंग होता है उसको लीड करता है। जो पिछले का हिस्टोरिकल एडवांसमेंट अभी का करंट जो अंडरस्टैंडिंग है उसको लीड कर रहा होता है। इसीलिए किसी भी टॉपिक को देखते हैं तो उसका हिस्ट्री देखना जरूरी होता है। तो जेनेटिक्स का डेवलपमेंटल हिस्ट्री 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले बिफोर, बिफोर 1860। मतलब 1860 से पहले जेनेटिक्स से रिलेटेड जितना भी रिसर्च होता है, बेसिकली उससे पहले कोई ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि चूंकि जो सेल का ही पार्ट होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मीन्स मतलब होता है ये है कि जब सेल रेप्लिकेट करता है, एक सेल दूसरा सेल बनाता है, तो अपना बहुत सारा जो क्वालिटीज होता है वो दूसरे सेल में भी, वो मोटा मोटी टोटल क्वालिटीज दूसरे सेल में रेप्लिकेट मतलब उसका कार्बन कॉपी प्रोवाइड करता है, ताकि वो सेल भी पिछले वाले सेल की तरह एकदम फंक्शनल हो, एकदम सेम फंक्शन को डन करे, पूरा करे। तो इसलिए हम लोग देखते हैं तो बिफोर 1860 हम लोग सेल से डेवलपमेंट रिलेटेड जितना भी डेवलपमेंट होता है, सेल थियरी आती है। सबसे पहले सेल का खोज होता है, नॉन लिविंग, लिविंग, उसके बाद माइक्रोस्कोप होता है, उसके बाद म्यूटेशन इसमें आता है। दो मियोसिस एंड माइटोसिस, दो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, वो आता है। उसके बाद आता है आपका जेनेटिक्स, यानी जीन कैसे कैसे रेप्लिकेट करते हैं, और क्वालिटी जो जीन का जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड आता है 1860 से 1900 एडी तक। तो इसमें होता ये है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं उनका पी रिसर्च चल रहा होता है। उसमें जो उनका पी रिसर्च का जो वो पब्लिकेशन कराते हैं वो देखते हैं, और क्या क्या होता है। उसके बाद रीडिस्कवर ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, इसको देखते हैं। अब 1900 से 1944 इस पीरियड में होता है सबसे अधिक जो काम हुआ होता है वो मॉलिकुलर जेनेटिक्स, यानी डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए रेप्लिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, प्रोटीन रेप्लिकेशन, इस सब के फील्ड में सबसे ज्यादा देखते हैं। उसके बाद आता है उसके बाद आता है 1944 यानी 1944 के बाद अब प्रेजेंट एंड अभी तक। अगर हम अभी तक देखिए इसका डेवलपमेंट, तो बायोटेक्नोलॉजी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेके, और बायोटेक्नोलॉजी आज हर फील्ड में जैसे छाया हुआ है, जैसे काम कर उस वहां तक आज ये जेनेटिक्स हम लोग का पहुंच चुका है, और लगातार इसका एवोल्यूशन होते जा रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहा है। क्योंकि जब से जेनेटिक्स का स्टार्टिंग हुआ तब से लेकर अभी तक इसका एरिया काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए हम जेनेटिक्स के को 3 अलग अलग एरिया में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्लासिकल। उसके बाद आता है इवोल्यूशन।
तो अगर हम क्लासिकल जेनेटिक्स देखते हैं तो इसमें जितना भी रिसर्च हुआ होता है मेंडल का, मेंडेलियन जेनेटिक्स, इसको दूसरे शब्द में मेंडेलियन जेनेटिक्स ही बोलते हैं। इसमें आता है डीएनए, आरएनए और जो प्रोटीन होता है इसको देखते हैं, और इवोल्यूशन। अब इन तीनों टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करके देखते हैं। क्लासिकल जेनेटिक्स में सबसे पहले आता है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल अपना पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए हुए थे, इसको देखना होता है। उसमें मेंडल ने जो अपना इनहेरिटेंस और का जो लॉ दिया, इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस में होता है ये है कि जैसे दो प्लांट लिए, एक टॉल और एक ड्वार्फ, तो वो दोनों एक ही टाइप एक ही जीन को एक्सप्रेस करता है, एक ही टाइप को एक्सप्रेस करता है, जैसे कि दोनों हाइट को डिटरमाइन करता है। तो इसको वन जीन, एक जीन को डिटरमाइन करता है, वन जीन इनहेरिटेंस बोलते हैं। उसका प्रिंसिपल है पेयर्ड फैक्टर। पेयर फैक्टर में ये होता है कि ये बताता है कि एक पेयर में एक रेसेसिव कैरेक्टर होता है, दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। उससे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में ये होता है कि जो अपने आप को डोमिनेंट, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक होता है जेनोटाइपिक, एक होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो जेनोटाइपिक एक्सप्रेशन को हम लोग अगर देखें तो ओपनली नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, फिनोटाइपिक मतलब कि जो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होता है, जो बॉडी के ऊपरी हिस्सा में होता है या प्लांट के ऊपर जो होता है, जो दिखता है, जो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जिसको, उसको हम लोग फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन करते हैं। तो फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन कभी भी जो डोमिनेंट जीन होते हैं उन्हीं का होता है। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को देखते हैं। इसमें साथ है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, ये आता है। चूंकि इनका मेंडल का 3 लॉ था, उसको हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन 3 लॉ था। जब हम इस क्लासिकल जेनेटिक्स को पढ़ रहे होंगे तो उसको बहुत बढ़िया से देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इतना समझते हैं। अब आता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसमें ए, बी, ओ, इन 3 ब्लड ग्रुप से मिलकर क्या क्या बनता है। कभी ए बनता है, कभी ए बी बनता है, कभी ओ बनता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे बनता है, इसको देखते हैं। इसका प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में होता है ये है कि दो जीन जब एक साथ दो अलग अलग जो एलील्स होते हैं एक साथ होते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अलग अलग हो जाते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे होंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे। दैट मीन्स कि अगर एक ड्वार्फ हुआ और एक हाई टॉल हुआ तो उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में जाके ड्वार्फ एक साथ अलग हो जाएगा और जो टॉल होंगे वो अलग हो जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हाइट को भी कंसीडर करते हैं और कलर को भी कंसीडर करते हैं। तो कौन से कलर हुआ, जैसे कि ग्रीन हुआ, रेड हुआ, ग्रीन हुआ और येलो हुआ, वो सीड होता है, जो पी का जो सीड होता है, वो पी का दाना होता है, उसको देखते हैं। और टॉल एंड ड्वार्फ दोनों को भी देखते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि हम चाहे कितना भी जनरेशन तक 2 जीन को एक साथ रख ले, लेकिन वो लास्ट में एक दूसरे से अलग हो ही जाएगा जब उन लोगों को टाइम मिलेगा। तो जब मौका मिलेगा ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या करता है। पैरेललिज्म बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, इसमें ये होता है कि जो साइंटिफिकली हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जीन और क्रोमोसोम में क्या क्या समानता है और कैसे कैसे हम लोग बोल सकते हैं क्रोमोसोमल डिफरेंस की वजह से इसमें चेंजेस होते हैं। उसके बाद आता है ड्रोसोफिला मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट। होता ये है कि जब इसमें क्लासिकल जेनेटिक्स आगे बढ़ रहा था तो उसमें ये ड्रोसोफिला, इसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं जब फल मंडी पे जाएंगे तो फल में देखेंगे कि उसके ऊपर चारों तरफ एक मक्खी की तरह घूमते रहती है, वो भी मक्खी ही होती है, उसको हम लोग ड्रोसोफिला बोलते हैं। तो उसमें लगातार काफी ज्यादा अमाउंट में ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट हुआ। चूंकि होता ये है कि ड्रोसोफिला बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करती है, इसकी वजह से उसको मटेरियल बनाया गया एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इसको पढ़ते हैं। उस पर लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, लिंक मैप, लिंकेज मैप, क्रोमोसोमल मैप, ये आता है। लिंकेज एक प्रोसेस होता है। जैसे ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे कि दो जो जीन होता है कभी कभी एक दूसरे में लिंक हो जाता है।
वो चाहे कितना भी जनरेशन तक आप कराते रहिए उसमें एक्सपेरिमेंट, वो कभी एक दूसरे से अलग होगा ही नहीं। तो उसको हम लोग लिंकेज बोलेंगे। और उसका कुछ एग्जाम्पल होता है तो उसको हम लोग इसमें देखेंगे। फिर क्रॉसिंग ओवर, कभी कभी ये होता है कि दो जीन जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, तो उसको देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है। लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप, तो ये कैसे कैसे ये क्रोमोसोमल चेंजेस होता है, और उसको हम लोग बाकायदे मैप बना के उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे होता है। कभी कभी जैसे कि वाई जीन इतना छोटा होता है और एक्स जीन इतना बड़ा होता है, तो इसका इतना पोर्शन और इसका इतना पोर्शन एक दूसरे के ऊपर कंबाइन कर जाएगा, तो उसका क्रॉसिंग ओवर करके एक मैप बनाएगा। तो उसको देखते हैं कि कौन कौन से डिजीज में इसका कौन कौन सा डिसऑर्डर होता है और कौन से कंडीशन में ये क्रॉसिंग ओवर होता है और उसका क्या मैप होता है। उसके बाद आता है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसका वेरिएशन। वेरिएशन ये होता है कि जब दो जीन, मतलब एक पेरेंटल जीन और एक मैटरनल जीन जब एक दूसरे में कंबाइन होता है, तो वो जैसे कि एक दूसरे जो ये होता है ऑफस्प्रिंग होता है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर मेल ब्लैक एंड व्हाइट डॉग हुआ और फीमेल रेड और व्हाइट डॉग हुई, तो उसकी कुछ जो ये होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें कुछ ब्लैक होगा तो कुछ रेड होगा। तो ये कुछ वेरिएशन कैसे आए तो उसको हम लोग देखते हैं इसमें। उसका रिकॉम्बिनेशन कभी कभी होता ही है कि नेक्स्ट जनरेशन में जाके ऑफस्प्रिंग हुआ उसमें जो क्रॉस होगा उसमें कुछ जाके जीन एक दूसरे के साथ फिर से आके कंबाइन हो जाएंगे, और वो नया जैसे कि ब्लैक और व्हाइट वो नेक्स्ट जनरेशन में जाके एक मेल में आ जाएंगे, तो वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, फिर वापस एक ही जीन में चले जाता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन वो क्रोमोसोमल एब्रेशन वगैरह सब आता है इसमें। पॉलीपोलॉइडी, एनिपोलॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रेशन ये सब इसमें आता है। जैसे पेडिग्री एनालिसिस, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। पेडिग्री एनालिसिस इसको कहते हैं हम लोग जैसे कि दूसरे भाषा में कि जो फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री को ही पेडिग्री एनालिसिस के रूप में जाना जाता है। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, कभी कभी जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, और उसके बाद एक और डिसऑर्डर होता है इसमें कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी के साथ वो डिसऑर्डर उसमें आ जाते हैं, और वो लाइफ पूरे लाइफ टाइम में कभी ठीक नहीं होते हैं। तो वो कैसे होता है, कौन कौन से जीन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो होता है, इसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है अब मोलिकुलर जेनेटिक्स।